खौफनाक मंजर और अंगारा भूत की दहशत। क्या राज और तांत्रिक भैरवनाथ उसे रोक पाएंगे? खतरनाक घटनाओं का सिलसिला जारी है। डेंजर स्टोरी चैनल की सबसे डरावनी कहानियों में से एक अंगारा भूत की दहशत का दूसरा भाग आ गया है। इस बार कहानी और भी रोमांचक और खौफनाक हो चुकी है। तांत्रिक भैरवनाथ और राज ने मिलकर सिंदूर की शक्ति से भूत को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या सच में वो इसे हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? सुरेश पर मंडराती मौत का साया, कमरे में गूंजती डरावनी हंसी और एक ऐसा रहस्य जो अब तक अनसुलझा है। अगर आपको डेंजर स्टोरी चैनल की यह भूतिया और रोमांचक कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार मिलेगी एक डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी जो आपकी रूह तक कंपा देगी। तो तैयार हो जाइए इस डरावनी यात्रा के लिए और देखिए अंगारा भूत की दहशत भाग 2। क्या तांत्रिक भैरवनाथ इस खौफनाक भूत को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो देखें। अगर आप अंगारा का पहला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में पहले भाग का लिंक दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक अंगारा का पहला भाग नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पहले भाग को देख सकते हैं और इस रहस्यमयी सफर का पूरा आनंद ले सकते हैं। पहले भाग की रोमांचक घटनाओं को समझने के बाद इस भाग का मजा और भी बढ़ जाएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली डरावनी और रोमांचक कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की तरफ। भैरवनाथ जी ने पास ही रखे सिंदूर को उठाने की कोशिश की, पर अपने सूक्ष्म रूप में होने की वजह से वह उस सिंदूर को नहीं उठा पाए। यह देखकर भूत अंगारा बहुत जोर से हंसा और उड़ता हुआ सीधे कमरे की छत से टकरा गया। छत से टकराते ही सुरेश का शरीर एक जोर की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। ठीक उसी समय तांत्रिक भैरवनाथ ने राज को इशारा करके कुछ कहा और राज फुर्ती से सिंदूर उठाकर सुरेश के माथे पर लगा देता है। साथ ही उसी सिंदूर का घेरा सुरेश के चारों ओर बना देता है। तांत्रिक भैरवनाथ कुछ मंत्र पढ़ते हुए उंगली से इशारा करते हैं और सुरेश के माथे का सिंदूर चमकने लगता है। ठीक वैसा ही प्रभाव सिंदूर के घेरे पर भी होता है। उसी समय एक काला साया पूरे कमरे के चारों ओर चक्कर काटने लगता है। जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें आने लगती हैं। वह काली परछाई बार बार सुरेश के पास जाने का प्रयास कर रही है, परंतु सिंदूर के घेरे के कारण वह सुरेश तक नहीं पहुंच पा रही है। वह काली परछाई और कोई नहीं बल्कि उसी अंगारा भूत की है जिसने सुरेश का शरीर तब छोड़ा था जब उसने सुरेश को कमरे की छत से टकराया था। उसके दर्द को देखने और उसकी चीख को सुनने के लिए उसने उसका शरीर छोड़ा था, परंतु उसी समय भैरवनाथ के इशारे पर राज ने सुरेश के माथे और उसके चारों ओर सिंदूर लगा दिया था, जिसे भैरवनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित कर दिया था। इसी वजह से वह भूत अब सुरेश तक नहीं पहुंच पा रहा था और गुस्से में पूरे कमरे में घूम रहा था। एक बार फिर राज तांत्रिक भैरवनाथ के इशारे पर वही सिंदूर सभी के माथे पर लगा देता है और न जाने क्यों, पर वह उस सिंदूर को गुलाल की तरह पूरे कमरे में उड़ा भी देता है। अब तो अंगारा भूत की आवाज़ और भी अधिक भयानक हो गई, क्योंकि जहाँ जहाँ सिंदूर लग रहा था तांत्रिक भैरवनाथ उसे अभिमंत्रित करते जा रहे थे, पर उन्हें भी यह अंदाज़ा नहीं था कि राज उस सिंदूर को पूरे कमरे में उड़ा देगा। कुछ देर तक अंगारा भूत की डरावनी आवाज़ें आती रहीं और फिर धीरे धीरे वह बंद हो गईं। अब वहाँ का वातावरण भी काफ़ी हल्का हो गया था। तांत्रिक भैरवनाथ ने राज से पूछा, अभी तो वह भूत चला गया, पर उसे हमेशा के लिए यहाँ से भगाने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर राज, तुम एक बात बताओ कि तुम्हें वह सिंदूर उड़ाने का विचार कहाँ से आया? अगर इससे वह भूत और अधिक उत्तेजित हो जाता तो? राज ने उत्तर दिया, भैरवनाथ जी, मुझे नहीं पता, पर मुझे उस समय ऐसा लगा कि शायद इस तरह से हम उसे कमरे से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ अभिमंत्रित सिंदूर था वहाँ वह अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा अगर पूरे कमरे में ही सिंदूर होगा तो वह शायद बाहर निकल जाए, और हुआ भी वही। पर उस समय मैं भूल गया था कि हमारी मदद के लिए जो भूत आया था उसे भी इससे परेशानी हो सकती है।
भैरवनाथ जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा किया, ये बात तो मुझे भी नहीं सूझी। और रही बात उस भूत की, तो वह तो अंगारा के आते ही चला गया था। शायद उसे अंगारा का खौफ तुम लोगों से भी ज्यादा था, पर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। फिर भैरवनाथ जी का चेहरा गंभीर हो गया और वे बोले, पर वह लौटकर जरूर आएगा। वह इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। वह फिर से आए, उसके पहले हमें बहुत से काम करने हैं। मुझे कुछ समय के लिए ध्यान में बैठना होगा, क्योंकि मुझे इसी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए वे सारी शक्तियां भी चाहिए जो मेरे मानव शरीर में थीं, वरना हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए मुझे एकांत की आवश्यकता होगी। विशाल वाला कमरा मैं अपने उपयोग में ले रहा हूं। अब सुबह होने वाली है, तो तुम सब भी थोड़ा आराम कर लो। वह तुम्हें और मुझे परेशान न करे, इसके लिए मैं इस पूरे घर को अभिमंत्रित कर देता हूं। राज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राज की सहायता से घर को अभिमंत्रित करके भैरवनाथ जी ने सभी को कुछ देर आराम करने के लिए कहा और विशाल के कमरे में जाकर ध्यान में लीन हो गए। यहाँ राज, मुकेश और विशाल सुरेश को उसी सुरक्षा घेरे में रहने देते हैं और हॉल में ही लेट जाते हैं। पर नींद किसको आने वाली थी। कुछ देर तक लेटे रहने के बाद भी सभी जाग रहे थे और अपने ऊपर आई इस मुसीबत के बारे में सोच रहे थे। इधर अंगारा भूत अब भी घर के पास ही एक पेड़ पर बैठकर सुरक्षा घेरे के कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। उसकी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से न तो कोई पक्षी और न ही कोई जानवर उस ओर आ रहा था। पूरे इलाके में मनहूस और काली परछाई फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो आसपास के सभी लोग या तो मर चुके थे या फिर वहां कोई नहीं रहता था। श्मशान जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ एक घर के ऊपर इस काली परछाई का कोई असर नहीं था, जहां तांत्रिक भैरवनाथ और वे चारों दोस्त मौजूद थे। राज लेटे लेटे सोच रहा था कि आखिर किस तरह इस अंगारा भूत से मुक्ति पाई जाए। साथ ही उसका जिज्ञासु मन तांत्रिक भैरवनाथ के बारे में भी जानना चाहता था, क्योंकि वह उनसे बहुत प्रभावित था। वह जानना चाहता था कि वे आखिर हैं कौन, एक तांत्रिक, एक अघोरी या फिर एक अघोरी तांत्रिक, और वे 1000 साल से समाधि में क्यों थे। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बजे तांत्रिक भैरवनाथ जी अपने कमरे से निकलते हैं और बाकी सभी को उठाते हैं। राज और बाकी सभी नित्य क्रिया पूरी करके हॉल में जमा हो जाते हैं। पर इस सब में सभी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि एक न एक व्यक्ति सुरेश के पास जरूर मौजूद रहे। अब तांत्रिक भैरवनाथ जी सभी को एक जगह बैठाकर अपनी आगे की योजना के बारे में विस्तार से बताने लगे। भैरवनाथ जी बोले, इतने समय तक ध्यान में रहकर मैं अंगारा को मुक्ति दिलाने और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने लोक में भेजने के लिए किसी उपाय की तलाश कर रहा था, और अंत में मुझे एक अत्यंत प्राचीन और कठिन उपाय पता लगा। यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस भूत से मुक्त हो सकते हैं। परंतु इस उपाय को बताने से पहले मैं तुम सबको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस रास्ते में जान का जोखिम बहुत अधिक है, पर इसके अलावा कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। तो अब तुम सब बताओ कि क्या तुम सब इस रास्ते पर चल पाओगे? क्योंकि जो इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता उसे मैं यह उपाय नहीं बता सकता। राज तुरंत हाँ में सिर हिलाकर भैरवनाथ जी को अपनी सहमति देता है और बाकी सभी को देखता है। विशाल और मुकेश भी उसी तरीके से अपनी सहमति प्रदान करते हैं और भैरवनाथ जी से आगे की योजना विस्तार से बताने के लिए कहते हैं। भैरवनाथ जी बोले, मुझे तुम सब से यही उम्मीद थी। अब क्योंकि तुम सब पूर्ण रूप से इस कार्य के लिए तैयार हो, तो सुनो। किन्नर जाति का होने की वजह से अंगारा को अपने जीवन काल में कभी किसी से सम्मान नहीं मिला और न ही कभी किसी ने उसे इज्जत की नज़रों से देखा। सिर्फ युवराज दक्ष से उसे वो सब कुछ मिला, पर लोगों ने उसे भी उससे छीन लिया, जिससे उसके मन में गुस्सा और नफरत कूट कूट कर भर गई। अब इतने सालों बाद उसे एक शरीर मिला है जिससे वह अपने अपमान का बदला भी ले सके और इतने समय से अंदर भड़क रही क्रोध की आग को भी शांत कर सके। हमें युवराज दक्ष की आत्मा को किसी भी तरीके से यहाँ लेकर आना होगा और फिर भूत अंगारा के सामने ले जाना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो अचिंतन की आत्मा अंगारा को अपने साथ लेकर चली जाएगी, पर उसके लिए हमें युवराज दक्ष की कोई ना कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत होगी जिसे उसने अपने जीवन काल में उपयोग किया हो। इतना कहकर भैरवनाथ जी ने सभी को देखा। राज जैसे तांत्रिक भैरवनाथ जी के शांत होने का ही इंतजार कर रहा था। वह बोला, भैरवनाथ जी,
आपने जो कहा वो सुनने में तो सरल है, पर वास्तविकता में अगर बात करें तो युवराज दक्ष का उपयोग किया सामान हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि उनके खानदान को खत्म हुए तो सालों हो चुके हैं। और अगर मान लो कि किसी तरह वह मिल भी जाए तो युवराज दक्ष की आत्मा इतने सालों बाद क्या हमारे बुलाने पर आएगी, और क्या भरोसा कि वह अंगारा भूत को साथ ले जाने में सफल हो पाएगी या नहीं। तांत्रिक भैरवनाथ जी ने राज से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह आसान नहीं है और इसमें जान का जोखिम भी है, क्योंकि अंगारा कोई आम भूत नहीं है। युवराज दक्ष की किसी वस्तु को पाना भी आसान काम नहीं है। उसके लिए हमें रात के समय में नोएडा किले में जाना होगा या फिर कहीं और भी जहां हमें कुछ मिल सके, और अचिंतन के आने के बाद भी अंगारा आसानी से उसके साथ चला जाएगा या नहीं, मैं यह भी नहीं कह सकता। इस उपाय में खतरा बहुत अधिक है, पर फिर भी सभी इसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी शाम को नोएडा किले में जाने का तय होता है। यह भी तय होता है कि राज और मुकेश किले में जाएंगे। विशाल सुरेश के साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। भैरवनाथ जी किसी एक भूत को इस घर की सुरक्षा में भी लगाकर जाएंगे। खुद भैरवनाथ जी राज और मुकेश के साथ किले में रहेंगे और युवराज दक्ष की किसी वस्तु की तलाश करेंगे। रात के 11 बज रहे हैं। इस समय नीचे से देखने पर नोएडा किले को साफ साफ देखना बहुत मुश्किल है। राज और मुकेश तारों की बाट को पार करते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। रात ढलती जा रही है। यहाँ से देखने पर किले का नज़ारा बहुत ही भयानक दिख रहा है। आसपास से झींगुर और बहुत से अलग अलग कीट पतंगों की आवाज़ आ रही है। कभी लगता कि जैसे अभी अभी कोई बिल्कुल सामने से निकला है। पहाड़ के पत्थर और झाड़ियाँ मिलकर इस तरह से आकार बना लेती हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा हो। सच्चाई तभी पता लगती है जब आप उस जगह तक पहुंच जाते हो। कुछ समय तक चलते रहने के बाद अचानक लगा जैसे ठंड बहुत अधिक बढ़ गई है। न सिर्फ बढ़ गई है बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आसमान लाल होने लगा। पूरा किला धुएं के कोहरे में कहीं गुम सा हो गया। आगे क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब राज ने मुकेश को देखा तो वह डर से कांप गया, क्योंकि मुकेश बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा है। उसके कान बहुत बड़े हैं, आंखें पूरी तरह से अंदर धंसी हुई हैं। नाक की जगह पर सिर्फ 2 छेद हैं। उसके होंठ नहीं हैं। दांत बहुत नुकीले हैं और बाहर की ओर निकले हुए हैं। राज ये सब देखकर अपना होश खोने लगा। मुकेश ने उसे सहारा देकर पास के एक पत्थर से टिकाकर खड़ा कर दिया। राज अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और मुकेश को अपने से दूर कर रहा है। उसे अभी भी लग रहा है कि मुकेश की जगह कोई भूत या प्रेत उसके साथ है। अचानक वहां का मौसम फिर से बदलने लगा और अभी तक दिखने वाले सभी भयावह और बुरे निशान गायब हो गए। एक जानी पहचानी आवाज राज और मुकेश के कानों से टकराई। क्या हुआ बच्चों? ये और कोई नहीं, तांत्रिक भैरवनाथ जी ही थे जो पास ही खड़े होकर यहाँ का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने ही आवाज़ देकर राज और मुकेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भैरवनाथ जी वहाँ का मंजर देखकर बोले, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमारे पास आराम करने का समय नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अंगारा के भूत जाल है। अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी तुम दोनों ने देखा वह सिर्फ एक भूत जाल था जिसे अंगारा ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए रचा था। पर अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर तांत्रिक भैरवनाथ जी ने राज और मुकेश को आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद भी उनके आगे सामने की ओर पहाड़ी पर चल दिए। करीब आधा घंटा और चलने के बाद वे सभी किले की पश्चिमी दीवार तक पहुंच गए। ये दीवार सिर्फ कहने के लिए ही दीवार थी, क्योंकि वह पहले ही जगह जगह से टूट कर गिर चुकी थी। तीनों आसानी से उस दीवार को फांद कर किले के अंदर दाखिल हो गए। अब बारी थी एक ऐसी जगह की तलाश करने की जहां पर युवराज दक्ष का कुछ सामान मिल सके। और जैसा कि पहले से पता था, वह जगह सिर्फ और सिर्फ भूल भुलैया ही थी। सभी एक दूसरे से बिना कुछ कहे सिर्फ भूल भुलैया ही ढूंढ रहे थे। कुछ देर तक अंधेरे में यहाँ वहाँ घूमने के बाद एक पतली और संकरी गली मिली, जिसका एक छोर वहाँ पर था जहाँ 2 दीवारें इस तरह से आकर मिलती थीं कि एक दीवार दूसरी दीवार के सामने की तरफ थी। इसी वजह से उन दोनों दीवारों के बीच एक संकरी और पतली गली बन जाती थी, जो कुछ दूर बाद एक दरवाजे तक जाती। उस दरवाजे की लंबाई करीब 3 फीट और चौड़ाई करीब 1.5 फीट थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था मानो छूने भर से नीचे गिर जाएगा।
राज धीरे से उस दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलता है और दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुल जाता है, पर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई लाश जलाई हो, क्योंकि दरवाज़ा खुलते ही अंदर से बहुत सारा धुआं बाहर आ रहा था। उस धुएं की गंध बिल्कुल जलती हुई लाश की गंध जैसी थी। राज इस बात को नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने ही वाला था कि तांत्रिक भैरवनाथ जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और इशारे से उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। राज ने सामने से हटकर भैरवनाथ जी को आगे जाने के लिए जगह दी। तांत्रिक भैरवनाथ जी अपने पास रखे सिंदूर को झोले से निकालकर हाथ में लेकर जोर से मंत्र का उच्चारण करते हैं। एयूएम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नार सिंहाय एयूएम हाँ ही हूँ हों हा सकल भीत भूत दमनाय स्वाहा। और फिर अंदर की तरफ सिंदूर फूंक देते हैं, मानो जैसे कमाल हो गया। धुआं और वह गंध दोनों ही तुरंत खत्म हो गईं। अब तीनों अंदर प्रवेश करते हैं। राज और मुकेश अपनी साथ लाई टॉर्च को रोशन कर लेते हैं, जिससे अंदर देखने में आसानी हो। भूल भुलैया में कुछ अंदर जाते ही तांत्रिक भैरवनाथ एक दीवार देखकर रुक जाते हैं। वह उस दीवार पर हाथ रखकर मन ही मन कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर राज को इशारे से अपने पास आने को कहते हैं। भैरवनाथ जी दीवार की ओर इशारा करके राज को धीरे मगर स्पष्ट शब्दों में कुछ समझाते हैं। फिर राज अपनी गाड़ी की कीचेन से, जो कि एक छोटे चाकू के आकार की थी, दीवार पर लगी ईंट के एक भाग को काटने लगता है। फिर तांत्रिक भैरवनाथ जी मुकेश को अपने पास बुलाकर उसे राज की मदद करने को कहते हैं। करीब आधे घंटे की लगातार मेहनत के बाद ईंट का एक टुकड़ा, जिसे विशेष आकार में काटा गया था, अब दीवार से अलग होकर राज के हाथों में है और वह उसे अपने साथ लाए एक छोटे पर सुरक्षित बैग में रख लेता है। अब तीनों लोग उस भूल भुलैया से बाहर आने के लिए दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा, जो पहले एक हल्के से दबाव से खुल गया था, अब पूरी तरह से बंद है। राज और मुकेश के काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वे दोनों पूरी तरह निराश होकर तांत्रिक भैरवनाथ जी की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि अब वही एकमात्र हैं जो दरवाजे को खोल सकते हैं। भैरवनाथ जी उन्हें हटने का कहकर खुद दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर उनके कई बार धक्का देने पर भी दरवाज़ा टस से मस नहीं होता। काफ़ी समय तक कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो भैरवनाथ जी अब एक बार फिर उस दरवाजे को खोलने के लिए अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करने का विचार करते हैं। पर जैसे ही वे सिंदूर निकालने के लिए अपने झोले की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, अरे ये क्या, मेरा झोला कहाँ है? ओह नहीं, अब याद आया, मैं अपना झोला तो बाहर ही छोड़ आया। जब मैंने सिंदूर निकाला था तो मंत्र फूंकते समय झोला हाथ से सरक कर नीचे गिर गया था। राज आगे आता हुआ तांत्रिक भैरवनाथ जी से बोला, पर आप तो मंत्र की शक्ति से भी इस दरवाजे को खोल सकते हो। भैरवनाथ जी राज की ओर देखकर बोले, नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो तुम्हें सामने दिख रहा है ये दरवाज़ा नहीं है, ये भूत जाल है जो अंगारा भूत ने अपनी काली शक्ति का प्रयोग करके खड़ा किया है। इसे खोलने के लिए मुझे अभिमंत्रित सिंदूर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे कई और सिद्ध सामानों के साथ बाहर ही है। अब केवल एक ही रास्ता है, गुरुदेव, वही कुछ कर सकते हैं। तांत्रिक भैरवनाथ जी राज और मुकेश को दरवाजे से दूर करके वहीं ज़मीन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और ध्यान करने लगे। दोनों दोस्त भैरवनाथ जी के आसपास बैठ गए और उन्हें ध्यान से देखने लगे। कुछ समय में ही एक सफ़ेद और तेज प्रकाश भूल भुलैया के दरवाजे से छनकर अंदर आने लगा। धीरे धीरे उस प्रकाश ने पूरी भूल भुलैया को अपने आगोश में ले लिया। वो प्रकाश पूरी तरह सफ़ेद है और उसमें से एयूएम की धीमी पर स्पष्ट आवाज़ आ रही है। राज और मुकेश को समझ नहीं आ रहा कि यह प्रकाश अंगारा के तिलिस्म का हिस्सा है या तांत्रिक भैरवनाथ अपने ध्यान में किसी क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। लगभग 15 मिनट तक उसी तरीके से वह प्रकाश सब कुछ अपने अंदर लेता जा रहा था और ठीक उसी समय दरवाज़ा एक तेज़ थक की आवाज़ के साथ खुल जाता है। इसी समय तांत्रिक भैरवनाथ जी भी अपने ध्यान से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, चलो हमें इसी समय यहाँ से निकलना होगा। गुरुदेव के प्रताप की वजह से जब तक हम इस सफ़ेद प्रकाश के साथ हैं तब तक अंगारा भूत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वे सभी एक एक करके उस दरवाजे से निकलकर भूल भुलैया से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग बिना कोई देर किए महल की पश्चिमी दीवार को फांदकर जल्दी जल्दी मगर संभल कर पहाड़ी से नीचे की ओर उतरने लगते हैं। अभी तक वह सफ़ेद प्रकाश
उन्हें चारों ओर से सुरक्षित रखे हुए है। शायद इसी वजह से वे इतनी आसानी से इस अंधेरे में भी साफ साफ देख पा रहे हैं और साथ ही भूत अंगारा भी उन्हें परेशान नहीं कर पा रहा है। वे सभी लगातार सिर्फ चले जा रहे हैं, एक दूसरे से बात किए बिना, क्योंकि इस समय सबसे ज़रूरी काम इस पहाड़ी और महल से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाना है। सुबह के लगभग 4 बजे होंगे। सभी लोग पहाड़ी से उतरकर नीचे झाड़ियों की ओट में रखी अपनी गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं और बिना कुछ कहे या समय बर्बाद किए जल्दी से गाड़ी उठाकर फरीदाबाद का सफ़र शुरू कर देते हैं। राज इस समय गाड़ी को उसकी पूरी रफ्तार के साथ चला रहा है। मुकेश बैग को संभाले हुए डरा हुआ राज के पीछे बैठा है और अपनी गर्दन घुमा घुमा कर चारों ओर देखता जा रहा है। वह सफ़ेद प्रकाश अब भी उनके साथ है। इस वजह से डरने की बात नहीं है, पर फिर भी उनके आतंकित चेहरों को देखकर कोई भी कह सकता है कि वे अब तक भूल भुलैया के वाक्य से डरे हुए हैं। सुबह करीब 5:15 पर वे अपने फ्लैट में प्रवेश करते ही राहत की सांस लेते हैं। अब तक तांत्रिक भैरवनाथ जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। राज जानता है कि भैरवनाथ जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी वाहन की ज़रूरत नहीं है। वे अपनी मंत्र शक्ति के दम पर कहीं भी कभी भी जा और आ सकते हैं। यही वजह है कि राज और मुकेश के इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाने के बाद भी भैरवनाथ जी उनसे पहले ही घर पहुंच चुके हैं और अभी तक तो वे अपना पूजा कार्य भी चालू कर चुके हैं। चारों दोस्तों का बीच का कमरा इस समय किसी तांत्रिक का तंत्र स्थल लग रहा है। पूरे कमरे के चारों तरफ दीवार के सहारे से सफ़ेद भस्म का एक घेरा बना हुआ है। उस सफ़ेद भस्म के बाद उसी तरीके से सिंदूर का भी एक घेरा है, पर वह भस्म वाले घेरे से छोटा और लगभग 5 फीट अंदर की ओर है। कमरे के बीचों बीच 8 कोण वाला चौक पूरा हुआ है, जिसके बीच में एक लकड़ी की चौकी रखी हुई है, जिस पर काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ है। वह कपड़ा लाल धागे की सहायता से चौकी पर बंधा हुआ है। उस चौक के 8 कोनों पर एक एक मिट्टी का दीपक रखा है, जिसमें दोनों तरफ जलने के लिए रुई की बाती लगी हुई है और दीपक राई के तेल से पूरे भरे हुए हैं। उस चौक के चारों तरफ कुछ कुछ दूरी पर 5 लाल रंग के कपड़े बिछे हुए हैं और इन कपड़ों के नीचे वही सफ़ेद भस्म रखी है जो कमरे के चारों ओर पहले सुरक्षा घेरे का काम कर रही है। ये सब इंतज़ाम तांत्रिक भैरवनाथ ने राज और मुकेश के आने से पहले करके रखे हुए हैं। सारे सामान और वहाँ के इंतज़ाम को देख राज और मुकेश बहुत ही आश्चर्य से तांत्रिक भैरवनाथ जी को देखते हैं। उनके मन की बात को समझकर भैरवनाथ जी बोले, इसमें इतना आश्चर्य करने की क्या बात है? मैंने सोचा जब तक तुम दोनों आते हो तब तक मैं क्रिया का सारा इंतज़ाम कर लूँ, क्योंकि अब और देर करना सही नहीं है। हमने देखा है कि अंगारा भूत बहुत ही शक्तिशाली है और वह काले जादू में भी माहिर है, जिसे उसने शायद अपनी जीवित अवस्था में ही सीखा होगा। तुम दोनों जल्दी से नहाकर मेरे लाए कपड़े पहनकर यहाँ आ जाओ, जिससे कि हम आगे की क्रिया को प्रारंभ करें। इतना कहकर भैरवनाथ जी अपने पास रखे कपड़ों को उठाकर राज और मुकेश को देते हैं। वे इसे लेकर एक दूसरे कमरे में बने बाथरूम में चले जाते हैं। करीब 15 मिनट बाद राज और मुकेश वापस उसी कमरे में आते हैं जहां पर तांत्रिक भैरवनाथ, विशाल और सुरेश पहले से मौजूद हैं। चारों दोस्त इस समय भैरवनाथ जी द्वारा दिए कपड़े पहने हुए हैं, जो जोगिया वस्त्र हैं, लाल रंग की धोती और लाल रंग की ही अंगियां हैं जिसे गले में डाला हुआ है। वे सभी इस समय किसी तंत्र विद्यालय के छात्र लग रहे हैं जो तंत्र की शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल में रहते हैं। राज, वह ईंट का टुकड़ा लाकर दो जिसे हम महल से लेकर आए थे, तांत्रिक भैरवनाथ ने राज से कहा। राज जो उस ईंट के टुकड़े को बैग से निकालते हुए बोला, भैरवनाथ जी, हम महल इसलिए गए थे कि जिससे हमें कोई ऐसी वस्तु मिल सके जिसे युवराज दक्ष ने उपयोग किया हो, पर इस ईंट को देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात इसका आकार। आखिर आपने इस ईंट को इस खास आकार में काटने के लिए ही क्यों कहा? मुझे पता था राज कि तुम अपने जिज्ञासु स्वभाव की वजह से यह सब मुझसे ज़रूर पूछोगे। सुनो, जब हम भूल भुलैया के अंदर थे तब कुछ दूर चलते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, और जब मैं उस एहसास को समझने के लिए दीवार के नज़दीक गया तो मेरे गुरुदेव की कृपा से दीवार पर हाथ रखते ही मुझे उस जगह की सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से मेरी आंखों के सामने होती हुई दिखने लगी, जिससे मुझे इस ईंट के टुकड़े का युवराज दक्ष के साथ संबंध भी नजर आया।
इसलिए तुमसे इस ईंट के टुकड़े को काटने के लिए कहा। इतना कहकर भैरवनाथ जी शांत हो गए। पर राज पूरी बात को विस्तार से जाने बिना कहाँ मानने वाला था। वह भैरवनाथ जी से फिर बोला, पर आपने ऐसा वहां क्या देखा जिससे आपको इस ईंट का संबंध युवराज दक्ष से समझ आया? तांत्रिक भैरवनाथ हंसते हुए बोले, राज, तुम्हारा यह स्वभाव बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से तुम अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं का कारण जाने बिना नहीं रह पाते हो। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ बताता हूं। अंगारा की मौत के बाद उसने अपने काले जादू के दम पर नोएडा राज्य को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में यह बात दूसरे राज्यों तक पहुंच गई और एक मुस्लिम राजा ने नोएडा पर आक्रमण कर दिया। नोएडा की पूरी सेना ने सिर्फ 2 दिन में ही मुस्लिम सेना के सामने घुटने टेक दी। उस क्रूर मुस्लिम शासक ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उसने खोज खोज कर नोएडा के राज परिवार के एक एक व्यक्ति को मार डाला, चाहे वह पुरुष हो या महिला, उसने किसी को नहीं छोड़ा। युवराज दक्ष किसी तरह बचकर दूसरे राज्य में शरण लेने के इरादे से भूल भुलैया में पहुंचे, पर वहां उनका सामना मुस्लिम सैनिकों से हुआ और वह लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी लाश को वहीं आग के हवाले कर दिया गया। मुस्लिम सैनिकों से लड़ते समय उनका खून भूल भुलैया की दीवारों पर लगा था। पर सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें जलाने से पहले सैनिकों ने अपनी क्रूरता और लोगों में डर फैलाने के इरादे से उनका सिर काटकर उसे एक ईंट में कील ठोककर लटका दिया था। युवराज दक्ष भी अपनी अकाल मृत्यु की वजह से आज तक भूत बनकर भटक रहा है, पर अपने शांत स्वभाव और बदला न लेने की इच्छा के कारण उसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया। साथ ही भूत अंगारा के डर की वजह से भी वह सिर्फ उसी ईंट तक सीमित रहा जिस पर उसका सिर लटकाया गया था। इस बात का आज तक अंगारा को भी पता नहीं था, पर जब हमने उस ईंट का एक टुकड़ा निकाला तो भूत अंगारा को उसमें अपने आशिक युवराज दक्ष की रूह दिखाई दी। इसी वजह से उसने अपने तिलिस्म का सहारा लेकर हमें वहीं रोकने की कोशिश की, पर गुरुदेव की कृपा से वह इसमें कामयाब नहीं हो सका। उस ईंट पर युवराज दक्ष का सिर टांगा गया था। इस वजह से ही मैंने उस ईंट को कपाल के आकार में काटने के लिए कहा था। इसके आकार की वजह से ही युवराज दक्ष की आत्मा न चाहते हुए भी इसके मोह में बंधकर इसके साथ साथ यहाँ तक आ गई। अब हम अपने मंत्र की शक्ति से उसे अपने वश में कर लेंगे और उसे मजबूरी में भूत अंगारा को अपने साथ लेकर भूतलोक जाना होगा। तांत्रिक भैरवनाथ जी ने पूरी बात को विस्तार से बताकर राज की ओर देखा। राज के चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि अब पूछने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। भैरवनाथ जी चौकी के पास बिछे लाल कपड़े पर बैठकर सभी को बैठने का इशारा करते हैं और सभी निर्धारित जगह पर रखे लाल कपड़ों पर बैठ जाते हैं। ईंट के उस टुकड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछे काले कपड़े के ऊपर रखा जाता है और फिर तंत्र क्रिया प्रारंभ की जाती है। तांत्रिक भैरवनाथ जी सिंदूर, कुमकुम, काले तिल, जौ और राई को बारी बारी से चौकी पर डालते जाते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं। काफी समय तक इसी तरह मंत्रों का उच्चारण करते रहने के बाद तांत्रिक भैरवनाथ जी अग्निकुंड को सजाने लगते हैं और कुछ ही देर में अग्निकुंड हवन की लकड़ियों से सज जाता है। कुछ कपूर और शक्कर की मदद से भैरवनाथ जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। धीरे धीरे ईंट का रंग बदलने लगा। वह लाल से काली होने लगी और उसके अंदर से एक काली परछाई धुएं के रूप में बाहर आने लगी। कुछ ही समय में वह परछाई लकड़ी की चौकी के ऊपर मंडराने लगी। तांत्रिक भैरवनाथ जी अब और अधिक जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे और साथ ही पास रखे पानी के लोटे के अंदर तर्जनी उंगली घुमाने लगे। कुछ समय बाद भैरवनाथ जी ने उस लोटे के पानी को अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पानी को काली परछाई पर छिड़क दिया। उस परछाई ने एक जोर की कराह के साथ तांत्रिक भैरवनाथ से कहा, भैरवनाथ जी, आप जो चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, पर कृपया अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया, पर पता नहीं क्यों फिर भी आपने मुझे यहाँ कैद करके रखा है और कुछ भी कहे बिना मंत्रों से प्रताड़ित कर रहे हो। कृपया बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं वह करने को तैयार हूँ जो भी मैं कर सकता हूँ। आखिर क्या चाहता है भैरवनाथ? किस भयावह सौदे की नींव रखी जा रही है? क्या परछाई उसकी हर बात मानेगी या कुछ और बड़ा राज खुलने वाला है? जानने के लिए देखिए पार्ट 3।
जहां होगा सबसे भयानक खुलासा। और इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।